नरेंद्र मोदी का एक डायलॉग आज मुस्लिम मोहल्लों में लाउड स्पीकर की तरह गूंजने लगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच माइनॉरिटी की पीठ में छुरा भोंकने वाली है। क्या आपने कभी सोचा था कि मोदी कांग्रेस को लेकर ऐसा कह देंगे? मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं? सच्चाई यह है कि जब से जातिगत जनगणना के आंकड़े आए, एक बात साफ हो गई कि जाति की पॉलिटिक्स करने वाले सबसे पहले मुसलमानों को डंप करेंगे, क्योंकि वो कैलकुलेशन लगा रहे हैं। 14 से 17% मुस्लिम वोट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। वो ये सोचकर चल रहे हैं कि इनके वोट तो उन्हें मिलेंगे ही। मोदी ने वही नब्ज पकड़ ली और कह दिया कि जो गरीब मुसलमान है, मैं उसे आबादी से ज्यादा हिस्सेदारी दे रहा हूं। बाकी लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा नंबर बहुत बाद में आएगा। अब फैसला उन लोगों को करना है जो मोदी को वोट नहीं देते। मुस्लिम बस्तियों में क्या चल रहा है, मोदी के इस भाषण की कितनी चर्चा हो रही है, देखिए। क्या मोदी विरोधी मुसलमानों को चौथे नंबर पर डालना चाहते हैं? क्या मोदी विरोधी हक की लड़ाई में मुसलमानों को पीछे खिसकाना चाहते हैं? क्या मोदी विरोधियों ने तय कर लिया है कि वो मुसलमानों का हक मार देंगे? क्या जातिगत जनगणना से मुसलमानों का हक मारने की तैयारी हो रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो जितनी आबादी उतना हक वाला ये नैरेटिव क्यों दिया जा रहा है? कांग्रेस और राहुल गांधी जितनी आबादी उतना हक वाली बात क्यों कर रहे हैं? इसी पैटर्न पर अगर बिहार का हिसाब लगाएं तो मुसलमान कहां आते हैं, ये देखिए। बिहार में अति पिछड़ा यानी ईबीसी सबसे बड़ा वर्ग है 36% का। दूसरे नंबर पर पिछड़ा यानी ओबीसी है 27.12%। बिहार में तीसरे नंबर पर दलित यानी एससी हैं 19.65%। फिर आते हैं मुसलमान, जिनकी संख्या है 17.7%। तो क्या इंडी अलायंस कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को चौथे नंबर पर खिसकाना चाहते हैं? यही तो मोदी भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगी मुसलमानों को हक देंगे या नहीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? कांग्रेस कह रही है कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। मोदी पूछ रहे हैं कि इसमें मुसलमान कहां खड़े हैं? आबादी के हिसाब से ही अगर बात करनी है तो क्या 82% और 18% का फॉर्मूला चलेगा? 82% यानी कुल हिंदू आबादी, 18% यानी कुल मुस्लिम आबादी। अब कांग्रेस ने सत्ता भूख के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है, नई बातें बोलना शुरू किया है। आजकल क्या कह रहे हैं? जितनी आबादी उतना हक। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इनको वाक्य लिख करके दिया है, उसने सोचा है क्या? जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करे, क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या? कांग्रेस स्पष्ट करे, आप दक्षिण भारत के विरोधी है क्या? मैं सिद्ध करता हूं उनकी ये नई सोच
दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी छुरा भोंकने वाली सोच है। असल में इस देश में मुसलमानों को वोट बैंक से ज्यादा कुछ समझा ही नहीं गया। पहले कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति की, उन्हें बस वोट बैंक ही बना रहने दिया। फिर जब 90 के दशक में जातिगत राजनीति का दौर आया तो बिहार यूपी के नेताओं ने भी यही काम किया। अब भी मुसलमानों को लेकर राजनीति बदली नहीं है, बस इतना सा फर्क आ गया है कि मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराया जाता है। लेकिन मोदी जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो फिर वो जाति धर्म नहीं देखते। अगर मोदी भी अपनी जाति और अपने धर्म की बात करते तो ये आंकड़े नजर नहीं आते। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 46 लाख घर बने हैं और इनमें से 18.5 लाख घर मुसलमानों को मिले हैं। इसी तरह से यूपी में 25% मुसलमानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। मेरठ से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका है शाहजहांपुर। यह मुस्लिम आबादी बहुल इलाका है, लेकिन जाटवों के भी यहां पर 600 घर हैं। इस इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 760 घर बने हैं और इनमें से 524 मुसलमानों के घर बने। यानी इस इलाके में कुल 70% मुसलमानों को प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला है। 760 में से कुल 471 लाभार्थी महिलाएं हैं, यानी 62% महिलाओं को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और 130 लाभार्थी दलित समुदाय से हैं, जबकि 407 लाभार्थी ओबीसी समुदाय से हैं। इसीलिए तो मोदी गरीबों की बात करते हैं। इसीलिए तो मोदी कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है। मोदी इसी गरीब के लिए लड़ रहे हैं। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। बस यही फर्क है जिसे मोदी दर्ज करवाना चाहते हैं। आज से करीब 17 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का बताया था। मोदी पहला हक गरीबों का बताते हैं। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. मोदी जब गरीब कल्याण की योजनाएं लेकर आते हैं तो उनका फायदा आम लोगों को होता है, गरीबों को होता है। जाति धर्म देखकर योजना का लाभ नहीं मिलता। मोदी जब गरीबों के घर बनाते हैं, जनधन खाते खुलवाते हैं, खाते में सीधे पैसे डलवाते हैं, उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन देते हैं या मुफ्त में राशन देते हैं, तो इसका फायदा मुसलमानों समेत सबको होता है। खास तौर पर मुसलमानों के लिए मोदी सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, जैसे उड़ान योजना, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मुस्लिम छात्र छात्राओं को मदद की जाती है। शादी शगुन योजना के तहत ग्रेजुएट मुस्लिम लड़कियों की शादी पर 51,000 रुपए की मदद मिलती है। उस्ताद योजना के तहत केंद्र सरकार मुस्लिम कारीगरों को ट्रेनिंग दिलवाती है। इसी तरह से देश के 5 करोड़ मुस्लिम छात्रों को ईदी योजना के तहत छात्रवृत्ति देने का फैसला किया गया है। मोदी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। वो मुसलमानों को वोट बैंक नहीं बल्कि बराबर का नागरिक समझते हैं, लेकिन जो बात जरूरी होती है उसे कह भी देते हैं। इसीलिए तो तेलंगाना में जाकर उन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जिक्र करते हैं जिन्होंने हैदराबाद को भारत में शामिल करवाया, वो भी उस जिले में जाकर जो निजाम के नाम से जाना जाता हो। देश तो आजाद हुआ था, लेकिन हमारा ये हैदराबाद और ये सारा इलाका आजाद नहीं हुआ था। निजाम अड़ंगे लगा करके बैठा था कि नहीं बैठा था? बैठा था कि नहीं बैठा था? एक गुजराती बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसने ताकत का परिचय दिया
और आपकी आजादी को पक्का कर दिया। आज दूसरा गुजराती बेटा आपकी समृद्धि के लिए आया है, आपके विकास के लिए आया है, आपकी भलाई के लिए आया है। हमने तेलंगाना में नेशनल हाईवेज, नई रेल लाइनों, नए अस्पतालों का निर्माण किया है। भाजपा सरकार ने यहां बीआरएस सरकार को तेलंगाना के विकास के लिए भारी धनराशि भी दी है, लेकिन दुर्भाग्य से बीआरएस ने तेलंगाना के लोगों के लिए भेजागा जो पैसा भेजा ना, उसमें भी लूट चलाई। तेलंगाना में करीब 13% मुसलमान हैं। राज्य की 119 में से 40 सीटें मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं। इन्हीं तेलंगाना और हैदराबाद के मुसलमानों की वजह से एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स चल रही है और इन्हीं के भरोसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और उनके परिवार की भी राजनीति चल रही है। चुनाव नजदीक आते ही हैदराबाद में ऐसी मजलिसें लगनी शुरू हो गई हैं। मैं वहां पर खड़ा था, केटी रामाराव साहब मेरे को यहाँ पे बुला लिए। अब मेरे को नहीं मालूम कि गाड़ी कौन चला रहा, आप देख लो। अब आप कल दिल्ली से आए थे, उन्होंने आके क्या क्या की बोल के गए। तो उर्दू का एक शेर है कि बके जा रहा हूं जुनू में क्या क्या। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे लोगों का साथ दो, ब्लैकमेलर का साथ मत दो। आप जो लोग नफरत पैदा करें उनका साथ मत दो। और आप हमारा रिकॉर्ड देख रहे हैं, यहां पर राम साहब की हुकूमत है, उनका भी आप रिकॉर्ड देख रहे हैं। मैं बराबर पॉलिटिक्स बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम सियासत नहीं करें तो कोई और सियासत हैदराबाद से कर देगा। तो हम सियासी आदमी हैं, मगर डेवलपमेंट के लिए आगे आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये वही मोदी गैंग है जो मुसलमानों को वोट बैंक के लिए फंसा कर रखता है। ओवैसी तो कई सालों से मुसलमानों के खैरख्वाह बनना चाहते हैं, दावा भी यही करते हैं, लेकिन मोदी एक एक करके सबकी पोल खोल रहे हैं। मोदी पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को समझा रहे हैं कि वो जिनके भरोसे हैं वो तो खुद इधर आने को आतुर हैं। केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी और आपने देखा होगा हैदराबाद कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले वो एयरपोर्ट में पूरी फौज लेकर के मेरा स्वागत करने के लिए आते थे, बढ़िया बढ़िया माला पहनाते थे, बहुत सम्मान करते थे। याद है ना? फिर क्या हुआ भाई? अचानक बंद हो गए। अचानक इतना गुस्सा क्यों निकल रहा है? इसका कारण यह है कि हैदराबाद के चुनाव के बाद, ये भी तारीख चेक कर ले मीडिया वाले, वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या? बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। हमें कोई पागल कुत्ता ने काटा है क्या कि एनडीए में हम जाके शामिल हो जाएं? आज पूरे के पूरे पार्टी आपको एनडीए को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आपको अगर आप देखेंगे, शिवसेना छोड़ के गई है आपको, जनता दल यू आपको छोड़ के गई है, तेलुगु देशम आपको छोड़ के गई है, शिरोमणि अकाली दल आपको छोड़ के गई है। साथ है कौन आपके? सीबीआई, ईडी, आईटी, इनके अलावा है कौन आपके एनडीए में? आज प्राइम मिनिस्टर ये मानते हैं अपने आप को
कि वो बहुत क्लीन आदमी है और बाकी पूरा दुनिया करप्ट है। प्राइम मिनिस्टर को मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या हो गया हिमंत बिस्वा शर्मा पे जो केस था, आपके पार्टी में शामिल हो गए, केस गायब। और आप जब बात करते हो प्राइम मिनिस्टर साहब कि फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, है कौन अनुराग ठाकुर? धुमाल के बेटे नहीं है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? माधवराव जी के बेटे नहीं है क्या? है कौन जय शाह? कोई क्रिकेटर है? कोई बहुत बड़े कोच हैं? कौन है जय शाह? क्या आपने उनको बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बना दिया? आप जब बात करते हो प्रधानमंत्री जी, सोच के संभल के करना, क्योंकि केसीआर फाइटर है, वो चीटर के साथ काम नहीं करते। केसीआर जी कभी भी जिंदगी में आप जैसे लीडरों के साथ, आप जैसे पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हम पूरे विश्वास के साथ ये कहते हैं, हम कोई दिल्ली के गुलाम नहीं है, हम गुजरात के गुलाम नहीं है, दिल्ली के गुलाम नहीं है। हम तेलंगाना जनता के आशीर्वाद से आज तेलंगाना में 2 बार चुने गए। देश में करीब 21 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी है। सबसे ज्यादा असम में 34%, पश्चिम बंगाल में 28%, केरल में 27%, यूपी में करीब 19%, बिहार में 17.7%, झारखंड में 15%, कर्नाटक में 12%, महाराष्ट्र में 11%, राजस्थान में 8.5% मुसलमान हैं और इन राज्यों में मुसलमान विकास के पायदान पर बहुत पीछे खड़ा है। मोदी इसी तस्वीर को बदलना चाहते हैं। वो मुसलमानों को किसी जाति धर्म में नहीं उलझाना चाहते। मोदी का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमान चाहें तो अपने हालात बदल सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों ने आज तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, बीआरएस या ओवैसी जैसे लोगों को ही वोट दिया है, लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ देकर मोदी ने साबित किया है कि वो उनके लिए क्या करना चाहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।